नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड एडवांस्ड एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, सिलेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करते हैं। इस सीरीज में आपको उत्तराखंड के थोड़े से डीप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चन भी मिलते हैं जिनको हम नए पैटर्न के अनुसार यहाँ पे कवर करते हैं। ये हमारी इस सीरीज की 27वीं क्लास होगी। अगर आपने इससे पहले की हमारी क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, एल्पाइन और उप एल्पाइन वन जो 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों पर मिलते हैं, क्या पहला कथन आपका बिल्कुल सही है? जो अल्पाइन और उप अल्पाइन वन होते हैं ये आपके 2700 से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों पर पाए जाते हैं। इसके बाद 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर हमें एल्पाइन झाड़ियां देखने को मिलती हैं। ये एल्पाइन वन है जिनमें जो प्रमुख पेड़ आते हैं, सिल्वर फर आता है, ब्लू पाइन आता है, देवदार है। इसके अलावा भोजपत्र के जो पेड़ हैं, यानी जिसे बर्च भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल कागज बनाने में किया जाता है, बुरांश हो गया, वो इसी ऊंचाई पर मिलते हैं, उप एल्पाइन और एल्पाइन वन। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा, इन वनों के वृक्ष तेल युक्त होते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ये जो पेड़ होते हैं एल्पाइन और उप एल्पाइन वन जो होते हैं, ये आपके तेल युक्त वाले पेड़ होते हैं, यानी ये पेड़ कच्चे भी अगर होते हैं तो भी जल जाते हैं, इनमें पहले से तेल की मात्रा मौजूद होती है। आपको पूछा है कौन सा सही है, यहां पर दोनों कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला, गंगोत्री धाम से संबंधित कौन सा कथन गलत है? अब आपने गलत वाले कथन को चुनना है। पहला, इस तीर्थ में श्वेत संगमरमर का मंदिर स्थित है। पहला कथन आपका बिल्कुल स्थित है। जो हमारा 4 धाम में एक धाम है गंगोत्री धाम, यहां पर श्वेत संगमरमर से बना हुआ मंदिर स्थित है। ठीक है, जो बेसिकली गंगोत्री धाम है हमारा, वह श्वेत संगमरमर से बना हुआ है। दूसरा, भागीरथी के दाएं स्थित गंगा मां के इस मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने किया था। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है कि जो गंगोत्री धाम में गंगा माता मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा का नाम आपने ध्यान रखना है। ये भी सही है। शीतकाल में गंगा जी को डोली में बैठाकर मुखवा ग्राम के मार्कंडेय मंदिर में उनकी शीत प्रवास के लिए उनको लाया जाता है। ये वाला कथन भी आपका बिल्कुल सही है। गंगोत्री धाम हमारा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। भागीरथी नदी के दाएं तट पर यह मंदिर बना हुआ है, श्वेत संगमरमर का है। समुद्र तल से यह मंदिर 3140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अमर सिंह थापा ने इसे बनाया था और शीतकाल में यह मंदिर बंद हो जाता है। शीतकाल में मां गंगा की पूजा जो मुखवा ग्राम है वहां पर होती है। ठीक है, यहां पर पूछा था आपसे कौन सा वाला गलत है, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है। अगला, मनड़ी बुग्याल व थौली बुग्याल किस जनपद में है? देखिए, 2 बुग्यालों के नाम आपने ध्यान रखने हैं। एक बुग्याल है आपका थौली बुग्याल और एक बुग्याल है आपका थाला बुग्याल। जो थौली बुग्याल है ये रुद्रप्रयाग में पड़ता है और जो थाला बुग्याल है ये आपके पिथौरागढ़ में पड़ता है। दोनों के नाम लगभग एक जैसे हैं, दोनों की लोकेशन आपने ध्यान रखनी है। मनड़ी बुग्याल ये भी रुद्रप्रयाग में है, थौली बुग्याल ये भी रुद्रप्रयाग में है। रुद्रप्रयाग के इंपॉर्टेंट बुग्यालों की बात करें, मधमहेश्वर बुग्याल यहाँ पर पड़ता है, थौली बुग्याल पड़ता है, चोपता बुग्याल भी यहीं पर पड़ता है। ठीक है, पिथौरागढ़ की बात करते हैं तो पिथौरागढ़ में आपका छिपलाकोट बुग्याल है, राहाली बुग्याल है, थाला बुग्याल, पिंडारी बुग्याल, लड़ी पांगती बुग्याल, खलिया टॉप या खलिया बुग्याल जिसे कहते हैं, ये आपके पिथौरागढ़ में स्थित हैं। ठीक है, अगला, कनकटा बैल आंदोलन किससे संबंधित था? देखिए, कनकटा बैल आंदोलन जो था आपका, ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, यानी यह आंदोलन भ्रष्टाचार से संबंधित था। ऐसे ही पूछा जाता है कोटा खर्रा आंदोलन, इसी से मिलता जुलता एक नाम है कोटा खर्रा आंदोलन, ये किससे संबंधित था? कोटा खर्रा आंदोलन भूमिहीनों को भूमि वितरण से संबंधित था। ठीक है, वनों से कटाई के विरुद्ध कई सारे आंदोलन हुए उत्तराखंड में, जिनको हमने लास्ट वीडियो में, जो परीक्षावाणी वाला वीडियो था, उसमें कवर किया था। ठीक है, अगला, कुमाऊं की पहली कृत्रिम झील बैजनाथ झील किस नदी के किनारे बनी है?
देखिए, कुमाऊं की जो पहली कृत्रिम झील है वो बैजनाथ झील है। बागेश्वर में आपके स्थित है। गोमती नदी के किनारे इसे बनाया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। किस वर्ष यह झील बनाई गई थी? 2016 में इसे बनाया गया था। ठीक है। गढ़वाली नाटक का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, गढ़वाली नाट्य लेखन का जो जनक माना जाता है वो भवानी दत्त थपलियाल को माना जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। गढ़वाली में नाट्य लेखन की जो शुरुआत होती है, यानी नाटकों को लिखने की जो शुरुआत होती है गढ़वाली भाषा में, यह भवानी दत्त थपलियाल का एक नाटक आया था, जय विजय। गढ़वाली भाषा का इसे पहला नाटक माना जाता है। 1911 में आया था और इसी के साथ गढ़वाली में नाटक लेखन की जो शुरुआत मानी जाती है वो इसी से जोड़कर देखी जाती है। क्वेश्चन बनता है, गढ़वाली भाषा का पहला नाटक कौन सा है? जय विजय है, 1911 में आया, भवानी दत्त थपलियाल। अब क्योंकि गढ़वाली का पहला नाटक इन्होंने लिखा, इसीलिए गढ़वाली नाटक का जनक इन्हीं को माना जाता है। ठीक है। इनके और भी दूसरे नाटक हैं जिनके नाम पूछे जा सकते हैं। प्रहलाद नाम से इनका नाटक है। इसके अलावा फौनदार की खचड़ी, ये भी इन्हीं का एक लिखा हुआ नाटक है। अगर आपसे पूछा जाए कि गढ़वाली की पहली कहानी कौन सी है, गढ़वाली भाषा में लिखी गई पहला नाटक तो हमने देख लिया। गढ़वाली भाषा में लिखा गया या लिखी गई जो पहली कहानी है उसका नाम है गढ़वाली ठाठ। इसको आपने ध्यान रखना है। ये जो गढ़वाली ठाठ है ये किसकी रचना है? सदानंद कुकरेती की रचना है। विशाल कीर्ति के संपादक थे। सदानंद कुकरेती ने पहली गढ़वाली कहानी लिखी। क्वेश्चन बनेगा, पहली गढ़वाली कहानी का नाम बताएं या उनके लेखक का नाम बताएं। तो गढ़वाली कहानी का नाम है गढ़वाली ठाठ, जिसे लिखा सदानंद कुकरेती ने। अगर क्वेश्चन बन जाए पहली गढ़वाली कहानी संग्रह का नाम बताइए, तो पहला कहानी संग्रह जो पूरा गढ़वाली में लिखा गया उसका नाम था पांच फूल। पांच फूल रचना भगवती प्रसाद पांथरी की है। ठीक है। और अगर पूछा जाए पहला उपन्यास जो गढ़वाली भाषा में लिखा गया, तो ब्यालमू ब्यूराल ये नाम है उपन्यास का। बलदेव नौटियाल ने लिखा था 1940 में। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा कर भू व्यवस्था की देखरेख करने वाले समस्त कर्मचारियों के लिए सुविधा शुल्क की भांति था? इनमें से कौन सा कर था जो भू व्यवस्था की देखरेख करने वाले कर्मचारी होते थे उनको सर्विस टैक्स के रूप में दिया जाता था, यानी जनता उन अधिकारियों को यह पैसा देती थी। इस टैक्स को कहा जाता था बरा कर। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। टिहरी रियासत में लगने वाले ये कुछ प्रमुख कर थे। पौनी टूटी एक प्रकार का आयात निर्यात कर था, यानी राज्य में आने वाली और राज्य से जाने वाली जो इंपोर्ट हो रही है, जो एक्सपोर्ट हो रही है, उन सभी वस्तुओं पर यह टैक्स लिया जाता था। ठीक है। इसके अलावा एक कर था बरा कर, ये वाला। यह बरा कर जो था उन अधिकारियों के लिए लिया जाता था सर्विस टैक्स के रूप में जो भू व्यवस्था की देखरेख का काम करते थे। ठीक है। इससे भी जनता काफी ज्यादा उस समय परेशान थी। टिहरी रियासत के अंदर जो असंतोष पनपता है उसके प्रमुख कारण ये इसी प्रकार के ये टैक्स थे। इसके अलावा नजराना ये भी टिहरी के अधिकारियों को देना पड़ता था। 1944 में बेसिकली टिहरी रियासत में भूमि निरीक्षण का काम वहां पे शुरू हुआ, जिसके लिए लोगों को भूमि अगर उन्हें अपने नाम करवानी है तो अधिकारियों को नजराना देना होता था। नजराना जो अधिकारी बोले यानी उन्हीं की मनमानी उसमें चलती थी। तो ये कुछ प्रकार के टैक्स थे जिनसे जनता काफी ज्यादा परेशान थी और इसी वजह से जनता में असंतोष भी रियासत के खिलाफ हुआ था। ठीक है। टर्सरी मिट्टी की कौन सी विशेषता इसे पहचानने में सहायक है? अब उत्तराखंड की मिट्टियों से संबंधित भी सवाल बन जाते हैं। अगले कुछ सवाल उत्तराखंड की मृदाओं से संबंधित देखेंगे। जो टर्सरी मिट्टी है, टर्सरी मिट्टी आपकी मुख्य तौर पर किस प्रकार की होती है? ये हल्की रेतीली और छिद्रमयी होती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। शिवालिक और दून घाटी में आपको किस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है? टर्सरी मिट्टी। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। पहला कथन है क्वार्ट्ज मिट्टी शैल और क्वार्ट्ज का उपजाऊ मिश्रण होती है। क्या यह सही है? जो क्वार्ट्ज मिट्टी है ये शैल, क्वार्ट्ज इन सभी का एक उपजाऊ मिश्रण होती है। मुख्य तौर पर इस प्रकार की मिट्टी हमें नैनीताल और भीमताल के आसपास के इलाके में देखने को मिलती है, खासकर भीमताल का इलाका। क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड में क्वार्ट्ज मिट्टी कहां पर मिलती है? तो पेपर में बन चुका है भीमताल में। ठीक है। पहला सही है। दूसरा कथन भी हमने साथ में कवर किया कि यह मिट्टी नैनीताल के भीमताल में पाई जाती है। बिल्कुल सही है, दोनों आपके सही हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पर्वतीय ढालों पर पाई जाती है? देखिए, पर्वतीय ढालों पर पाई जाती है ज्वालामुखी मिट्टी।
ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जो ज्वालामुखी मिट्टी होती है ग्रेनाइट और डोलोमाइट से युक्त यह मिट्टी होती है। आमतौर पे पर्वतों की ढालों पर यह मिट्टी हमें देखने को मिल जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही चुनें। 3 स्टेटमेंट है फिर से मिट्टियों से संबंधित। टर्सरी मिट्टी शिवालिक और दून घाटी में पाई जाती है। अभी हमने ऊपर देखा था कहां पर पाई जाती है, शिवालिक और दून घाटी में। दोमट मिट्टी शिवालिक पहाड़ियों के निचली ढालों पर पाई जाती है। ये वाला आपका सही है। जो दोमट मिट्टी होती, हमने ज्वालामुखी मिट्टी के बारे में बात करी, हमने जो क्वार्ट्ज मिट्टी है, टर्सरी मिट्टी है, उनके बारे में बात करी। चौथा प्रकार जो उत्तराखंड में पाया जाता है मिट्टी का, वो दोमट मिट्टी है। दोमट मिट्टी हल्की चिकनी होती है, लोह युक्त होती है और कृषि कार्यों के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त इसे माना जाता है। शिवालिक के निचले इलाकों में निचली ढलानों पर यह मिट्टी हमें देखने को मिलती है। कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी। ठीक है। तीसरा, भूरी मिट्टी चूना युक्त होती है। भूरी मिट्टी हमें नैनीताल, मसूरी, चक्राता इन क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती है। चूना युक्त ये मिट्टी होती है, यानी इसमें चूने की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से इस मिट्टी को ज्यादा उपजाऊ नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये सही है, भूरी मिट्टी चूना युक्त होती है, सही है। ठीक है, यहां पर कौन कौन से सही हैं? तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अगला फिर से कथन है, ज्वालामुखी मिट्टी पर्वतीय ढालों पर पाई जाती है। बिल्कुल सही है, ज्वालामुखी मिट्टी जो है ये पर्वतों के ढालों पर हमें देखने को मिलती है। टर्सरी मिट्टी दून घाटी में मिलती है, ये भी सही है। टर्सरी मिट्टी दून घाटी में शिवालिक के जो उचले इलाके हैं वहां पर मिलती है। ठीक है, ये भी काफी उपजाऊ मानी जाती है। क्वार्ट्ज मिट्टी भीमताल में होती है, ये भी सही है। यहां पर भी आपके तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। अगला, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार? यह नारा निम्न में से किस आंदोलन से जुड़ा है? तो उत्तराखंड की मिट्टियों से संबंधित हमने 5 सवालों को देखा और इन 5 सवालों के माध्यम से उत्तराखंड के मृदा वाला जो चैप्टर है उसे करने का प्रयास किया। एक ही साथ हमने मिट्टी वाले कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर किया। अब आपसे वन आंदोलन को लेकर के एक सवाल बना है कि एक नारा है, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार? ये किस आंदोलन के दौरान या किस आंदोलन से जुड़ा हुआ नारा है? ये आपका चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ नारा है। कुछ दिन पहले हमने परीक्षा वाणी वाली सीरीज में उत्तराखंड के सभी वन आंदोलनों को देखा। डुंगी पेंतोलिया आंदोलन, रक्षा सूत्र आंदोलन, पानी राखू आंदोलन, चिपको आंदोलन और जो आज़ादी से पहले खासकर टिहरी रियासत में आंदोलन हुए उन सबको देखा। जो चिपको आंदोलन है इसी का नारा यहाँ पर आपको पूछा गया है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं? देखिए, मानसूनी वन कहा जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों को। जो आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। 1500 मीटर की ऊंचाई तक ये वन हमें देखने को मिलते हैं शिवालिक के इलाकों में। किसी खास मौसम में ये वन अपनी सारी पत्तियों को गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ठीक है, तोता कृष्ण गैरोला की प्रसिद्ध रचना प्रेमी पथिक किस पवार शासक को समर्पित है? यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि प्रेमी पथिक किसकी रचना है। प्रेमी पथिक जो है यह तोता कृष्ण गैरोला की रचना है। तोता कृष्ण गैरोला की ये जो रचना है प्रेमी पथिक, ये लिखी गई है नरेंद्र शाह के ऊपर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट गढ़वाली रचनाएं हैं जो पेपर में पूछी गई हैं। जैसे हमने एक ऊपर देखा, जय विजय नाटक 1911 में भवानी दत्त थपलियाल ने लिखा। ऐसे ही आपसे एक पेपर में पूछा गया था हाल ही में गढ़वाली छंदमाला। गढ़वाली छंदमाला लीलानंद कोटनाला की रचना है, 1918 में आई थी। ठीक है, एक और रचना है गढ़वीर महाकाव्य। जो गढ़वीर महाकाव्य है वो लोधी रिखोला के ऊपर लिखा गया है, जिसे रूप मोहन सकलानी ने लिखा था। ठीक है, और एक और काव्य संग्रह है मोछंग, इसे चक्रधर बहुगुणा ने लिखा था। ठीक है, जो चक्रधर बहुगुणा थे उनकी रचना है। अगला, सूची को सूची 2 से सुमेलित करें। एक तरफ आपको किलों के नाम है, दूसरी तरफ उन किलों से संबंधित राजाओं के नाम है। खगमरा का किला किसने बनवाया था? खगमरा का किला भीष्मचंद ने बनवाया था। लाल मंडी का किला किसने बनाया था? इसे कल्याण चंद ने बनाया। मल्ला महल इसे रुद्रचंद ने और राजबुंगा का किला इसे सोमचंद ने। तो पहले का हो जाएगा 1, दूसरे का 2, तीसरे का 4, चौथे का 3। 1, 2, 4, 3 हमारा सही आंसर यहां पे होगा। ठीक है, अगला, निम्न में से किस किले को लंदन फोर्ट भी कहा जाता है?
लंदन फोर्ट ये कहा जाता है बाउल्की गढ़ किले को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बाउल्की गढ़ किला हमारा पिथौरागढ़ में है। गोरखाओं के द्वारा इसका निर्माण किया गया। क्वेश्चन बनता है गोरखा कालीन किला है बाउल्की गढ़ किला। ठीक है। अंग्रेजों ने जब उत्तराखंड पर कब्जा किया तो अंग्रेजों ने इसका नाम बदल दिया और लंदन फोर्ट कर दिया। अब इसका नाम बदलकर सोरगढ़ का किला किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है। तो बाउल्की गढ़ किला, लंदन फोर्ट सारे एक ही नाम है। अगला, जंगली या उजाड़ भूमि से खेती योग्य बनाई गई भूमि को क्या कहा जाता है? जंगली भूमि से या उजाड़ भूमि से खेती योग्य बनाई गई भूमि को आगरी कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कई बार ऐसे जो भूमि से संबंधित हमारे स्थानीय शब्द हैं वो पूछ लिए जाते हैं। गढ़वाली कुमाऊनी, कोशिश करेंगे कुछ क्लासेस गढ़वाली कुमाऊनी शब्दावली की करने की, गढ़वाली कुमाऊनी की कुछ इंपॉर्टेंट जो रचना है उनको करने की, उनसे संबंधित जो आपका पूरा व्याकरण को लेकर के अभी सवाल पूछे गए थे आपसे, गढ़वाली के विशेषण पूछे गए थे, उनके ऊपर कुछ क्लासेस को कवर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसी से संबंधित एक सवाल भी पूछा गया था कि बगड़ किसे कहते हैं, तो नदियों के आसपास की जो भूमि है उसे बगड़ कहते हैं, सपाट भूमि को। ऐसे ही पूछा जा सकता है जंगली या उजाड़ भूमि जो खेती योग्य बनाई गई हो उसे कहते हैं आगरी। ठीक है। इचाल क्या होता है? सीढ़ीदार खेतों का घाटी की ओर वाला जो इलाका होता है उसे इचाल कहते हैं। कनाल सीढ़ीदार खेती का ऊंचाई वाला इलाका यानी पहाड़ी की ओर का जो इलाका है उसे कनाल कहते हैं। जो केंट होता है चट्टानी तीव्र ढलान वाली भूमि। ठीक है। अगला, प्रमुख गढ़वाली काव्य रचना शैलवाणी के रचनाकार कौन है? एक और फेमस गढ़वाली काव्य है जिसका नाम है शैलवाणी। यह रचना अबोध बंधु बहुगुणा की है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पेपर में अबोध बंधु बहुगुणा की रचनाएं पेपर में पहले भी पूछी गई हैं। इन्हीं की रचना है एक प्रसिद्ध भूमियाल। काफी फेमस गढ़वाली महाकाव्य है भूमियाल। कई बार पूछा गया है किसका है? अबोध बंधु बहुगुणा। गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा किसकी रचना है? यह भी पेपर में आई है, अबोध बंधु बहुगुणा। इनका एक और गढ़वाली रचना काव्य संग्रह जो है इनका शैलवाणी, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा इनकी और भी रचनाएं हैं जहां से सवाल बन सकते हैं, जैसे माई को लाल इन्हीं का एक नाटक है, अंतिम गढ़ इन्हीं का एक नाटक है। उपन्यासों में इन्होंने भुगत्यो भविष्य इनका ही उपन्यास है। शैलवाणी इन्हीं की रचना है। तो अबोध बंधु बहुगुणा की रचनाओं को आपने ध्यान रखना है, कई बार इनको लेकर सवाल पेपर में बने हैं। ठीक है। अगला, उत्तराखंड की दो नदियों रुपिन और सुपिन की संयुक्त धारा को टोंस नदी के नाम से जाना जाता है। दोनों का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? देखिए, जो हमारी टोंस नदी है ये बनती है दो नदियों से। एक नदी है रुपिन और एक नदी है आपकी सुपिन। ठीक है। जो रुपिन नदी है यह बंदरपूंछ जो ग्लेशियर है हमारा बंदरपूंछ पर्वत है वहां से आती है, और जो सुपिन नदी है यह खिमलुंगा ग्लेशियर से आती है। ठीक है। इन दोनों नदियों का संगम उत्तरकाशी के नेटवाड़ में होता है, वहीं से आगे इसे टोंस कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नेटवाड़। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है। जो नेटवाड़ जल विद्युत परियोजना है ये भी पूछी जाती है किस नदी पर बनी हुई है? नेटवाड़ जल विद्युत परियोजना टोंस के ऊपर ही बनी हुई है। इसी इलाके में रुपिन और सुपिन का संगम आपस में होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। टोंस नदी आगे जाकर यमुना में संगम कर लेती है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी इसे माना जाता है। यमुना से 2.5 गुना ज्यादा जल लेकर टोंस नदी आती है। टोंस और यमुना का संगम कालसी और डाक पत्थर के मध्य में होता है। उत्तराखंड में टोंस नदी की जो लंबाई है वो 148 किलोमीटर है। ठीक है। टोंस नदी के ऊपर ही देहरादून में किसाऊ बांध बना हुआ है, इसको भी ध्यान रखेंगे। देहरादून में छिबरो जल विद्युत परियोजना टोंस नदी पर बनी हुई है। देहरादून और हिमाचल बॉर्डर की सीमा पर इचारी बांध बना हुआ है, ये भी टोंस नदी पर बना है। टोंस नदी उत्तराखंड की सबसे पश्चिमी नदी है और टोंस नदी का जो पूरा बेसिन है उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला नदी बेसिन टोंस का है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जौनसारी जनजाति का जो फेमस तीर्थ स्थल है हनौल, वो भी टोंस के तट पर ही स्थित है। ये क्वेश्चन भी पेपर में बन जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा।
हमने कोशिश करी एक एक फैक्ट को, एक एक सवाल को डिटेल में यहाँ पे समझने की, अतिरिक्त तथ्यों के साथ इनको कवर करने की, जिससे आपको सारी चीज़ें यहीं पर याद हो जाएं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।